अब दूसरा मेथड देखेंगे। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड है हमारा इवेपोरेशन। इवेपोरेशन इवेपोरेशन में क्या होता है बेटा? इवेपोरेशन में इस प्रोसेस में सेपरेट होता है वो सॉलिड जो वाटर में पूरी तरह डिसॉल्व हो जाता है। मतलब यहां पे हम किसको अलग करेंगे, किसको सेपरेट करेंगे? सेपरेशन ऑफ सॉलिड विच इज डिसॉल्व इन लिक्विड। इससे पहले में क्या देखा था हमने? इससे पहले वाले प्रोसेस में हमने देखा कि जो लिक्विड में डिसॉल्व ना हो, पूरी तरह घुला ना हो, उसको किस तरह हम अलग करेंगे। अभी क्या देख रहे हैं हम? वो सॉलिड जो पूरी तरह डिसॉल्व हो गया हो पानी में, उसको कैसे हम अलग करेंगे। तो याद रखिए, और आप जानते भी हैं कि कैसे करते हैं हम, इवेपोरेट करके, इवेपोरेशन करके। इवेपोरेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, हीट की वजह से वाटर जो होता है इवेपोरेट हो जाता है और जो भी उसके साथ मिक्स है वो नीचे रेसिड्यू बन जाता है। रेसिड्यू मतलब जमना, रह जाना, बच जाना। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे एग्जांपल ले लो आप सी वाटर का। सी वाटर के अंदर क्या होता है? सी वाटर इज अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। तो क्या करते हैं हम भाई? आपको पता होना चाहिए कि जो समुद्र के किनारे जो लोग इसका प्यूरिफिकेशन करते हैं, नमक जहाँ निकालते हैं, वो समुद्र के किनारे ही छोटे छोटे गड्ढे बना देते हैं। तो समुद्र का पानी आता है, लहर उसकी जब आती है तो पानी उस गड्ढे में जाके जमा हो जाता है। और धूप की वजह से, इवेपोरेशन की वजह से, इवेपोरेशन को डिटेल में मैंने पिछले चैप्टर में ऑलरेडी बताया है। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना होगा तो आप चले जाओ, डालो यूट्यूब पे मैटर इन आवर सराउंडिंग, राफे सर या सार्क एजुकेशन, वहाँ पे डालो, आपको मिल जाएगा। तो बाय द वे, सी वाटर को जब वो गड्ढे में डालते हैं तो इवेपोरेशन के जरिए वाटर जो है वो वेपर बन जाता है और सॉल्ट वहाँ से मिल जाता है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो? आप एक चाइना डिश लेना, ठीक है, उसमें आप क्या कर देना, सॉल्ट एंड वाटर का मिक्सचर रख दो, या सी वाटर का ही मिक्सचर रख दो, या सॉल्ट एंड वाटर का मिक्सचर रख दो, और नीचे बर्नर रख दो, आप उसको हीट करो। तो आप देखोगे आफ्टर सम टाइम वाटर इवेपोरेट हो गया और नीचे क्या बच जाएगा? नीचे बच जाएगा हमारा नमक। उसी तरह आप सॉल्ट एंड वाटर के अलावा आप किसका कर सकते हैं? शुगर एंड वाटर का भी कर सकते हैं बेटा। मतलब क्या समझ में आ रहा है कि अगर हमको होमोजीनियस का मिक्सचर का करना हो तो हम क्या कर सकते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर का अगर करना हो तो क्या कर सकते हैं? सर अगर होमोजीनियस मिक्सचर का करना हो तो हम इवेपोरेशन कर सकते हैं। अब इवेपोरेशन में क्या हो रहा है? इवेपोरेट बनके वाटर जो है, जो सेपरेट तो कर दे रहे हैं लेकिन वाटर डिसअपियर हो जा रहा है, गायब हो जा रहा है वेपर बनके, वो हमारे पास कहाँ वापस आ रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके पास वाटर भी रहे और सॉल्ट भी रहे, दोनों भी अलग ना हो, तो हम उसके लिए यूज करते हैं मेथड डिस्टिलेशन। कौन सा मेथड बेटा? डिस्टिलेशन। अगर मैं आपको बताऊं डिस्टिलेशन क्या है तो बेटा मैं आपको बता दूं, डिस्टिलेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें हम मिक्सचर को हीट करते हैं और फिर हीट करने के बाद फिर वापस कूल करते हैं। मतलब ध्यान में रखो, ऐसा प्रोसेस जिसमें गर्म करते हैं फिर ठंडा कर देते हैं। गर्म करो ठंडा करो, है ना, गर्म करके ठंडा करना, गर्म करके ठंडा करने वाली प्रोसेस को डिस्टिलेशन बोलते हैं। सिंपल, सही में ऐसा ही होता है। यहां पे क्या करते हैं? पहले हम हीट करते हैं और उसके बाद फिर कूल करते हैं। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं? हीट करते हैं, फिर कूल करते हैं, इवेपोरेशन करते हैं, फिर कंडेंसेशन करते हैं। देखिए होता क्या है, मान लीजिए आपने कोई टेस्ट ट्यूब लिया, मान लीजिए कोई टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, इस तरीके से यहां से मैंने क्लोज कर दिया है और इसके अंदर आपने लिया है मिक्सचर। मान लीजिए आपने यहां पे लिया है सॉल्ट एंड वाटर का मिक्सचर, ठीक है, और मैंने यहां पे लगा दिया है भाई बर्नर, जहां से क्या जलेगा? आग, हीट। जब हीट देंगे तो क्या होने लगेगा? वाटर वेपर बनने लगेगा, वाटर के पार्टिकल्स भाप बनने लगेंगे, वेपर बनने लगेंगे। वो वेपर्स यहां आएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो सॉल्ट एंड वाटर में, वाटर को हम लोग वोलेटाइल बोलते हैं। वोलेटाइल का मतलब जो जल्दी इवेपोरेट हो जाए, वोलेटाइल का मतलब जो जल्दी इवेपोरेट हो जाए, ये टर्म ध्यान रखिएगा, वोलेटाइल।
वोलेटाइल, जो ज़्यादा वोलेटाइल होगा वो जल्दी इवेपोरेट होगा। वोलेटाइल मतलब जो आसानी से जल्दी इवेपोरेट हो जाए। तो आपको मालूम है सॉल्ट को अगर आप हीट करोगे तो पहले वो मेल्ट होगा, इवेपोरेट नहीं होगा, पहले वो मेल्ट होगा। मे बी मेल्ट होने के बाद लिक्विड में चेंज होगा तो बाद में इवेपोरेशन हो। लेकिन वाटर और सॉल्ट के मिक्सचर में आपको मालूम है वोलेटाइल कौन है? वाटर इज वोलेटाइल, वाटर वोलेटाइल है सॉल्ट के से अगर कंपेयर करें तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, स्टीम बन के यहाँ पे हमने इस तरीके से ऐसा पाइप लगा रखा है और यहाँ पे एक मैंने दूसरा कंटेनर लगा रखा है इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे इस पाइप को हम लोग वाटर जैकेट बोलते हैं। ये जो है हमारा वाटर कंडेंसर बोलो, और इसके ऊपर वाले को वाटर जैकेट बोलते हैं, वाटर जैकेट। और इस पूरे ये जो पाइप है जो मैंने बनाया है अभी, ये पाइप, इस पाइप को हम लोग बोलते हैं वाटर कंडेंसर। वाटर कंडेंसर मतलब को वाटर को कंडेंस करने वाला, वाटर को ठंडा करने वाला, वाटर को कूल करने वाला। वाटर को मतलब स्टीम को, भाप को, वेपर को, है ना। जो वेपर बन रहा है, स्टीम बन रहा है, उसको वो ठंडा कर देगा। तो जब हम वेपर को ठंडा करेंगे, कूल करेंगे तो क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा। इसलिए हम इसका नाम रखते हैं वाटर कंडेंसर। और ये जो वाटर जैकेट है ये बहुत ही ठंडा होता है। यहाँ पे ना हम इसको बहुत कूल रखते हैं। या तो मान लो यहाँ पे कुछ आइस डाल दिया हमने, या हमने ठंडा पानी डाल दिया। यहाँ पे क्या किया, कोल्ड वाटर डाल दिया। वाटर जैकेट के अंदर हमने कोल्ड ठंडा पानी डाल दिया। अब ठंडा पानी डाल देंगे तो यहाँ पे जो भी अंदर से क्या जा रहे हैं, वाटर वेपर जा रहे हैं, वो क्या हो जाएंगे, कूल होने लगेंगे ठंडे पानी की वजह से। बाहर ठंडा पानी है, कूल हो जाएगा। और जब कूल हो जाएगा तो ये क्या बनने लगेंगे, ठंडे हो जाएंगे। ठंडे होने के बाद वाटर बन जाएंगे और फिर यहाँ से हमको वाटर अलग मिल जाएगा। मैं याद करो, मैंने आपको मैटर इन आवर सराउंडिंग में भी बताया था आपको कि आप क्या कर सकते हो, आप ग्लास लो, ठीक है। नॉर्मली आप ग्लास निकालो फ्रिज से, ठंडा ग्लास को फ्रिज में रख दो, ठंडा जब हो जाए तो वहाँ से निकालो, और निकालने के बाद उसके ऊपर के सरफेस को पूरी तरह से साफ कर दो, पूरी तरह से उसको पोंछ दो एक अच्छे कपड़े से। स्टील का ग्लास लेना है और फिर थोड़ी देर के लिए आप टेबल पे रख दो। आप थोड़ी देर के बाद देखोगे कि ग्लास के ऊपर में छोटे 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 आपको बूंदे दिखाई देंगे पानी के। वो कहाँ से आ गए? तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर होता है, वाटर वेपर के फॉर्म में होता है, वो कूल हो जाता है ठंडी पानी की वजह से। कूल होने की वजह से उसमें चिपक जाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे ठंडा पानी हम रखेंगे तो वो कूल होने लगता है। जब कूल होगा तो यहाँ पे आके बेटा वो पानी देखो, तो पानी भी अलग हो गया, वेपर बन के गायब नहीं हुआ, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा सॉल्ट। तो इस मेथड को बोलते हैं डिस्टिलेशन, गर्म करके ठंडा करने वाला मेथड डिस्टिलेशन, है कि नहीं? हमने डिस्टिलेशन गर्म करके ठंडा करने वाला मेथड डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन से क्या कर सकते हैं भाई, आप किसको अलग कर सकते हैं? सॉलिड एंड लिक्विड के मिक्सचर को, जहां पे सॉलिड और लिक्विड जो है पूरी तरह डिसॉल्व भी होगा, और भाई हम उनको आसानी से अलग कर देंगे बिना गायब हुए, बिना डिसअपियर हुए। उसी तरह आप यहाँ पे इस डिस्टिलेशन के जरिए आप दो लिक्विड को भी अलग कर सकते हो, जैसे अल्कोहल और वाटर को भी अलग कर सकते हो। अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 78 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब अल्कोहल और वाटर के केस में अल्कोहल ज़्यादा वोलेटाइल है, अल्कोहल इज मोर वोलेटाइल देन वाटर। तो अल्कोहल जल्दी इवेपोरेट होगा, तो जल्दी इवेपोरेट होगा तो यहाँ से जल्दी वेपर बनेगा। फिर दूसरे वाले कंटेनर पे हम अल्कोहल को अलग कर लेंगे और इसको बॉयल ही नहीं होने देंगे, क्योंकि वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है। तो दोनों भी अलग हो गए, ठीक है। तो ये था हमारा मेथड डिस्टिलेशन, ठीक है। अब फटाफट कुछ कॉपी करना है तो कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ना है। चौथा मेथड क्या है भाई? फोर्थ मेथड देखेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन, देखिए सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले मैं बता दूं, ये सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस जो होता है वो एक मशीन से होता है जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगेट। क्या बोलते हैं उस मशीन को? सेंट्रीफ्यूगेट करना, सेंट्रीफ्यूगेट। अब इसमें जो है हम सस्पेंडेड पार्टिकल्स, जो लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स सस्पेंड हुए हैं उसको अलग करते हैं। जैसे क्ले पार्टिकल्स, क्ले है ना, जो सस्पेंड हुए हैं उसके अंदर, या फिर आप बोल दो मिल्क के अंदर जो क्रीम है उसको अलग कर सकते हैं, या ब्लड के अंदर जो ब्लड जो है आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूँ। ब्लड जो है बेटा, ब्लड
जो हमारा होता है उसके अंदर रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं और प्लाज्मा होता है। ये सारी चीजें होती है उसके अंदर, ठीक है। और इनमें से इन सारी चीजों को हम अलग कर सकते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से। मिल्क के अंदर से क्रीम को अलग कर सकते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से। मतलब एक ऐसा मेथड जिसमें सॉलिड के पार्टिकल जो है सस्पेंडेड हो, है ना, जिस तरह हमारा सस्पेंशन था पार्टिकल्स, उसी तरह मतलब यहाँ पे वाटर ब्लड क्या है हमारा, कोलॉइड है। तो जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं या सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं जो लिक्विड के अंदर, उसको हम अलग कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह हम ब्लड के अंदर ये सारी चीज़ें उसको अलग कर सकते हैं, उसी तरह क्ले पार्टिकल्स को अलग कर सकते हैं। पानी के अंदर अगर कोई क्ले पार्टिकल्स है तो उसको आप अलग कर सकते हो, ठीक है। तो इस मेथड में होता क्या है पहले समझो। ये एक मशीन है, इसके अंदर मशीन रहता है बेटा। उस मशीन के अंदर इस तरीके से समझो ये टेस्ट ट्यूब रहता है, इसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रीफ्यूगेट ट्यूब। इस तरीके से रहेगा, कहीं पे 4 रहेंगे, कहीं पे 3 रहेंगे, इस तरीके से रहेंगे। और यहाँ पे ये कनेक्टेड होता है एक साफ्ट से, मोटर से, जो घूमता है बहुत फास्ट। आपने देखा है मेला जब लगता है तो बड़ा झूला जिस पे झूलते हैं, ऐसा वो गोल 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 बहुत फास्ट घूमता है, बिल्कुल वैसे ही काम करता है। सेंट्रीफ्यूज में ऐसे ऐसे गोल 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 गोल। अभी मान लो जैसे ये 2 मार्कर है, अब इस 2 मार्कर बिल्कुल ऐसे ये टेस्ट ट्यूब इसी तरीके से रहता है। मान लो ये एक ट्यूब है और ये एक ट्यूब है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने क्या रख दिया, मुझे अलग करना है, किसको भाई अलग करना है, मान लो मुझे अलग करना है मिल्क और क्रीम को, तो मैंने यहाँ पे मिल्क क्रीम के साथ दोनों को मिक्स कर दिया दोनों में। अब क्या होगा, यहाँ पे इससे कनेक्टेड है मोटर और साफ्ट। अब ये मशीन पूरी तरीके से घूमेगा हाई स्पीड में, एकदम हाई स्पीड में घूमेगा, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में, इतना हाई स्पीड में घूमेगा कि जब ये मशीन को आप स्टॉप करोगे तो आप क्या देखोगे कि जो हमारा क्रीम है वो ऊपर स्विम कर रहा है और उसके अंदर वाटर जो है, क्योंकि मिल्क के अंदर क्रीम भी होता है और वाटर भी होता है, तो जो क्रीम वाला पार्ट है वो ऊपर स्विम कर रहा है और जो वाटर है वो नीचे आ गया। जबकि दोनों मिक्स था, लेकिन वाटरी पार्ट जो है मिल्क का वो नीचे आ गया और क्रीम वाला पार्ट ऊपर आ गया। इसको मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन, मतलब इतना ज़्यादा सेंट्रीफ्यूज कर देते हैं, मिक्सिंग कर देते हैं, बहुत ज़्यादा वो रोटेट करता है फास्ट, एकदम हाई स्पीड से फास्ट रोटेट करता है, तब जाके वो अलग हो जाता है और वो मशीन के जरिए होता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। इस मशीन के जरिए बेटा हमारे डीएनए के अंदर जो चीज़ें अलग अलग हैं उसको हम अलग कर सकते हैं। ये सेंट्रीफ्यूगेशन कैसे पॉसिबल हो पाया है कि आज जो इतना क्राइम हो रहा है उस क्राइम को हम बिल्कुल आसानी से पकड़ ले रहे हैं कि हाँ भाई ये क्रिमिनल है या ये क्रिमिनल है, आराम से डीएनए टेस्ट कर पा रहे हैं सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस की वजह से बेटा, क्योंकि उसके अंदर के सारे पार्टिकल्स को हम अलग कर देते हैं। जैसे मैं ब्लड का ही चलो हम अभी क्या कर रहे हैं, ब्लड का सेंट्रीफ्यूगेशन कर रहे हैं। तो ब्लड के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा होता है। और मैं बता दूं सेंट्रीफ्यूगेशन उस मिक्सचर का होता है जिस मिक्सचर के पार्टिकल्स ना तो सेटल डाउन होते हैं ना तो डिसॉल्व होते हैं। मतलब ना तो वो पूरी तरह उसमें मिक्स हो जाते हैं और ना तो जाके नीचे बैठ जाते हैं, ना ही वो जमते हैं जाके। जैसे मान लो आप मिट्टी को रखोगे पानी में तो मिट्टी का जाके नीचे जाके जम जाएगा, कब से वही बोल रहा हूँ। तो ना तो वो नीचे जाके जमते हैं, सेटल्स होते हैं नीचे जाके, और ना ही वो पूरी तरह उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं। तो नीदर दे डिसॉल्व नॉर सेटल्स। तो उनके लिए है जो ना तो डिसॉल्व होते हैं और ना तो सेटल होते हैं, नीचे जाके जमते हैं, तो उनके लिए ये मेथड है। तो अभी हमने क्या किया, ब्लड डाल दिया। मान लो ये हमारा कंटेनर था, इसमें हमने डाला ब्लड। तो जब बहुत ज़्यादा जब वो सेंट्रीफ्यूज हो जाएगा, ठीक है, हाई स्पीड पे रोटेट करेगा, तो उसके बाद क्या देखेंगे, क्या देखने मिलता है कि यहाँ पे आरबीसी है। देखता हूँ मैं रेड मार्कर है क्या, एक मिनट। आई गॉट द रेड मार्कर, तो मैं इससे बना देता हूं आरबीसी। यहां पे उन्होंने देखा आरबीसी, रेड ब्लड सेल, ठीक है, रेड ब्लड सेल। और फिर ऊपर में उन्होंने देखा कुछ लेयर तक यहां पे मिले डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। आरबीसी जो है वो हेवी होने की वजह से वो नीचे रह गया, और डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स जो है वो क्या हो गया बेटा, थोड़ा लाइटर है तो ऊपर हो गया। और सबसे लाइट है प्लाज्मा, सबसे लाइट है प्लाज्मा, तो प्लाज्मा ऊपर रह गया। प्लाज्मा इज लाइटर, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स इज लाइट एंड आरबीसी इज हेवी।
तो इसका हेवी बहुत ज़्यादा था, हेवी पार्टिकल्स हैं इसलिए नीचे चले गए। वो जो लाइट पार्टिकल है वो थोड़ी ऊपर हो गए, जो और ज़्यादा लाइट है वो और ऊपर चले गए। तो इस तरह से को प्लाज्मा, WBC, RBC तीनों भी अलग हो गए। किस मेथड से? सेंट्रीफ्यूगेशन। और यही डॉक्टर क्या करते हैं, हमारा जो ब्लड टेस्ट करते हैं तो वहाँ पे सेंट्रीफ्यूज करके पता करते हैं कि WBC कितना है, RBC कितना है, प्लेटलेट कितना है, क्या किसी की कमी है क्या। वहाँ पे भी क्या हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगेशन। देखो कितना ज़्यादा इसका फायदा है बेटा। और आज इस मॉडर्न एज में सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और हर जगह इसका एप्लीकेशन, हर जगह इसका यूज़ है। ठीक है, ये सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया। तो भाई हम क्रीम, मिल्क के अंदर से क्रीम को भी अलग कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिए इंडस्ट्री में जो डेयरी इंडस्ट्री है वहाँ उन लोग क्या करते हैं, क्रीम को मिल्क से कैसे अलग करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन से। बहुत बड़ा मशीन होता है सेंट्रीफ्यूगेशन का जहाँ पे सेंट्रीफ्यूज करते हैं वो। तो भाई अभी फिल्ट्रेशन हो गया, इवेपोरेशन हो गया, डिस्टिलेशन हो गया, सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी ये क्या है, देखिए समझते हैं। क्रोमैटोग्राफी एक ऐसा मेथड है जहां पे हम डाई को अलग करते हैं इंक से। अब ये क्या मैं बोल रहा हूं, जो आप पेन में, आपका जो पेन होगा आप रिफिल करते हैं ना इंक से, आपका जो पेन है उसको रिफिल करते हैं आप इंक डाल के। तो वो जो इंक है ना बेटा, वो इंक के अंदर वाटर भी है, मतलब लिक्विड भी है, और उसके अंदर डाई मिला है, डाई, सॉलिड डाई मिला है। ठीक है, पाउडर। जैसे मान लो कोई पाउडरी फॉर्म में कोई कलर है, ठीक है, पाउडरी फॉर्म में जो कलर है, कोई कलर, उस कलर को उस वाटर के अंदर मिक्स करके इंक बनाया गया है। इंक एक्चुअली ऐसा बना है, मतलब उसको डाई बोलते हैं हम, डाई। मतलब उस वाटर के अंदर हमने क्या डाला है, डाई डाला है, डाई। तो देखो अभी मैं बात करूं डाई की, तो ये जो डाई है किसमें मिक्स किया है बेटा, वाटर में मिक्स किया है डाई को। ठीक है, तो अभी इस चीज को समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। आप इसको कैसे पता करेंगे कि वाटर के अंदर डाई मिक्स है, अभी आपको तो मालूम ही नहीं है। तो एक मैं बता रहा हूं प्रैक्टिकल, वो आप कर भी सकते हैं घर पे, उससे आपको पता चल जाएगा कि भाई जो है वो डाई अलग अलग डाई से बना है। और इसी को बोलते हैं हम लोग, जो डाई का जो फेंट आता है उसको बोलते हैं क्रोमैटिन। क्या करना है, आप एक पेपर लेना, और आप फिल्टर पेपर ले सकते हो। ठीक है, और ये पेपर लिया हमने, और इस पेपर पे मान लो हमने इसका जो है ना मेजरमेंट किया, यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर जो भी मेजरमेंट करके, यहाँ पे हमने एक ब्लैक इंक का ड्रॉप डाल दिया, और पेंसिल से हमने निशान यहाँ पे डाल दिया कि यहाँ पे डाला हमने। ये पेंसिल से हमने टिक कर दिया है कि भाई हमने जो है ना वो यहाँ पे किया है इंक का। ठीक है, और फिर क्या करा, आप इस पूरे को किसी पानी कंटेनर के अंदर डाल दो जहाँ पे वाटर हो। ठीक है, इस कंटेनर के अंदर डाल दिया जहाँ पे क्या है, वाटर है। और ये बात याद रखिए कि वाटर जो होगा वो यहाँ टच नहीं होना चाहिए, उसके नीचे ही रहना चाहिए। लेकिन आप कुछ टाइम बाद देखोगे कि ये वाटर को एब्जॉर्ब करते करते अपने आप वाटर राइज होता जाएगा, और ये इंक फेंट हो जाएगा, मतलब इंक इस तरह से मिलने लगेगा, यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे। देखो ना कभी कभी आपके नोटबुक में पानी गिर जाता है तो इंक एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। तो आप देखोगे तो अलग अलग कलर आपको दिखाई देगा। यहाँ पे मान लो कोई अलग कलर, यहाँ पे था कलर, अब यहाँ अलग अलग फेंट आएगा, अलग अलग कलर आएगा। इसी अलग अलग फेंट को हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिन, और इस मेथड को बोलते हैं क्रोमैटोग्राफी, जहाँ पे हमने क्या किया, इंक और वाटर को अलग किया। ठीक है, आप YouTube पे ही क्रोमैटोग्राफी डाल के कोई वीडियो के प्रैक्टिकल्स देख सकते हो, अगर किसी ने बनाया रहेगा तो आप देख लेना क्रोमैटोग्राफी, क्योंकि सारी चीज़ें जो है, क्योंकि ये सारे मेथड जो है ना बेटा प्रैक्टिकल्स हैं, और आप प्रैक्टिकल्स जब तक सामने से देखोगे नहीं तब तक बहुत अच्छे से क्लियर तो नहीं हो पाएगा। फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको क्लियर हो कहीं ना कहीं। अगर उसके बाद भी क्लियर नहीं हो रहेगा तो प्लीज़ इससे रिलेटेड कोई भी अगर प्रैक्टिकल्स आपको कहीं मिल जाए तो आप वहाँ देख लेना। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स को वैसे मैं समझा दे रहा हूँ। ठीक है, और उम्मीद कर रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी बेटा, क्रोमैटोग्राफी की। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको क्या करूंगा, इरेज करूंगा। ठीक है, 6th मेथड देख लेते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टलाइजेशन देखिए, क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है छोटा छोटा क्रिस्टल बनना, फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल। क्रिस्टल छोटे छोटे बन जाना, जैसे शुगर के छोटे छोटे क्रिस्टल है ना, ऐसे होते हैं छोटे छोटे।
उसी तरह सॉरी, तो हम कॉपर सल्फेट का क्रिस्टलाइजेशन करने वाले हैं CuSO4 का। देखिए क्या करना, आप कॉपर सल्फेट को एक चाइना डिश में लेना फिर से, ठीक है। यहाँ पे आपने कॉपर सल्फेट का पाउडर लिया है और क्या करो, उसमें मिक्स कर दो वाटर बाथ उसको दे दो और फिर उसको कर दो हीट, ठीक है। हीट कर दो। जब वाटर वेपर, जब पूरे के पूरे वाटर वेपर बन जाएंगे, मतलब एक ऐसा टाइम आएगा कि ये हमारा सॉल्यूशन सैचुरेट हो जाएगा। सैचुरेटेड मतलब मैंने बताया है, जब क्या हो, अब उसके अंदर पानी मिक्स नहीं हो सकता है, सॉरी कोई भी सॉल्यूट अब उस पानी के अंदर मिक्स नहीं हो सकता है, तो उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड। तो अब ये सॉल्यूशन क्या हो गया, सैचुरेटेड हो गया, मतलब पूरा पानी सिंपल समझो, पूरा पानी जब इवेपोरेट हो गया तो फिर हम उसको कूल करने छोड़ देंगे, कूल करने के, ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। जब कूल करेंगे तो कुछ टाइम के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे इस तरीके से छोटे ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल होते हैं, वो छोटे ब्लू कलर के क्रिस्टल छोटे आपको मिल जाएंगे। तो ये इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग क्रिस्टलाइजेशन। मतलब उसके अंदर जो गंदगी रहेगी, कॉपर सल्फेट के साथ जो इम्प्योरिटी रहेगी, वो इम्प्योरिटी नीचे रह जाएंगे, वो इम्प्योरिटी इसके आजू बाजू में नीचे रह जाएंगे। तो हमने उस इम्प्योरिटी को अलग कर दिया और इसके कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को अलग कर दिया, ठीक है। तो ये बात क्या थी बेटा, मिक्सचर ऑफ अ सॉलिड एंड अ लिक्विड, ठीक है। यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड को हमने इस तरीके से इन सारे मेथड से अलग किया। अब हम दो लिक्विड के मेथड को अलग करेंगे। तो मैं इसको फटाफट इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है। यहां पे क्या लिख दूं, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स। ठीक है। यहां पे क्या करेंगे हम, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स में, तो बेटा इसके प्रोसेस को देखेंगे हम। अगर दो लिक्विड आपस में मिक्स हो तो कैसे अलग करेंगे। पहला मेथड मैंने बताया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सर बताया कहाँ, अभी देखो ना डिस्टिलेशन में मैंने बताया ना अल्कोहल का बेटा, कि अल्कोहल क्या होते हैं, अल्कोहल और वाटर के मिक्सचर को भी हम डिस्टिलेशन मेथड से कर सकते हैं, मतलब गर्म करके ठंडा करके कर सकते हैं हम। तो सर वो कैसे करेंगे, तो चलो बताओ। देखो पहले बोल दूं मैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। अभी देखिए फिर से वही चीज करने वाले हैं हम। क्या करने वाले हैं, एक कंटेनर में मिक्सचर लेने वाले हैं अल्कोहल और वाटर का, अल्कोहल एंड वाटर का। हम जानते हैं अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा वो 78 डिग्री सेल्सियस होता है और वाटर का होता है 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब अल्कोहल क्या है, अल्कोहल जो है वो वोलेटाइल है, अल्कोहल वोलेटाइल है, वाटर से ज़्यादा वोलेटाइल है, मतलब ये जल्दी इवेपोरेट होगा। तो फिर से कहानी क्या कर दो बेटा, वही सेम चीज़ जो भी मैंने बताया था। क्या करना है, ले लो कोई कंटेनर, उसके अंदर ले लो मिक्सचर ऑफ क्या, वाटर एंड अल्कोहल, ठीक है। यहाँ पे मिक्सचर है और कर दो उसको हीट, और यहाँ से ऊपर से इसको क्लोज कर दो, ठीक है। और यहाँ से लगा दो वाटर कंडेंसर और उसके ऊपर डाल दो वाटर जैकेट, बताया ना अभी, जो कूल करेगा, उसके अंदर ठंडा पानी रहेगा। और फिर यहाँ पे हम रख देंगे एक कंटेनर। क्या होगा, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम है, इवेपोरेट होगा, इवेपोरेट होने के बाद यहाँ पे आएगा और वो उसका वेपर को ये वाटर जैकेट में जो ठंडा पानी रहेगा उसको कूल कर देगा और फिर इस वाटर कंडेंसर के हेल्प से ये वाटर मतलब लिक्विड बन जाएगा और फिर अल्कोहल यहाँ हमारा यहाँ आ गया और वाटर यहाँ पे बच जाएगा और अल्कोहल यहाँ आ गया। तो इस तरह हमने अल्कोहल और वाटर के मिक्सचर को अलग किया और ये था हमारा क्या बेटा, ये था हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। दूसरा मेथड है बाय यूजिंग अ सेपरेट फनेल, बाय यूजिंग अ सेपरेट फनेल, सेपरेट फनेल। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे जो दो इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं, जो दो ऐसे लिक्विड जो आपस में घुलते नहीं है, मैंने बताया भी है पिछले लेक्चर्स में, इमिसिबल मतलब जो आपस में मिक्स नहीं होते, जैसे ऑयल एंड वाटर। तो इस तरह के मिक्सचर को हम एक कंटेनर में डाल देते हैं और उस कंटेनर का कुछ इस तरीके से थोड़ा नैरो होता है यहाँ से, और यहाँ पे कॉक लगा के रखते हैं,
ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया, एक कंटेनर ले लिया है, मान लो कंटेनर ले लिया हमने, ठीक है। अब इसके अंदर हमने क्या रखा बेटा, ऑयल का और वाटर का मिक्सचर, और दोनों आपस में घुलते नहीं है। तो इस कंटेनर के अंदर ये कंटेनर क्या करता है, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है, डेंसिटी किसकी ज़्यादा है, वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है, ऑयल की डेंसिटी कम है, तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा रहेगा, जो हेवी रहेगा वो नीचे रहेगा। डेंसिटी ज़्यादा मतलब मास ज़्यादा, पढ़ा चुका हूँ, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब जिसका मास ज़्यादा रहेगा उसका डेंसिटी ज़्यादा रहेगा, जिसका वॉल्यूम कम रहेगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा रहेगी। तो यहाँ से समझो जो गाढ़ा ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब डेंसिटी जो होगी वो किसकी ज़्यादा होगी, वाटर की ज़्यादा होगी। वाटर हेवी होगा तो हेवी होने की वजह से वो नीचे आ जाएगा, और जो लाइट पार्टिकल रहेंगे यानी कि ऑयल ऊपर की तरफ रहेगा। और फिर हम इस कॉक को खोलेंगे तो यहाँ पे जो नीचे के पार्टिकल्स हैं सिर्फ और सिर्फ वाटर यहाँ से आएगा, और फिर कॉक को बंद कर देंगे और ऑयल और वाटर हमारा अलग हो जाएगा। तो ये है हमारा सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स के दो मेथड्स, ठीक है। क्लियर हुआ बेटा? ओके, कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ओके, अब हम देखेंगे सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर, मतलब गैस का सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर, कंपोनेंट्स ऑफ एयर, ये भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से ही होता है, ठीक है। तो अभी देखिए, अब हम जानते हैं बेटा एयर के अंदर क्या क्या होता है। एयर के अंदर सर ऑक्सीजन होता है, एयर के अंदर सर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, एयर के अंदर नाइट्रोजन होता है, आर्गॉन होता है, ठीक है, जेनॉन होता है, क्रिप्टॉन होता है, ठीक है, हीलियम होता है, नियॉन होता है। ये सारे गैसेस होते हैं, जिसमें मैं आपको बता दूं सबसे ज़्यादा क्या है बेटा, नाइट्रोजन लगभग 78% है, और ऑक्सीजन लगभग 21% है, 28.99 आई थिंक कुछ, एंड आर्गॉन हमारा 0.93% है, और बाकी के जो बच गए हैं रिमेनिंग वो है 0.05%, इतने कम। तो बेटा ये सारी चीज़ें एयर के अंदर है। इसके अलावा डस्ट पार्टिकल्स है, वाटर वेपर है। अब हमको क्या करना है, अलग करना है, सारे गैस को अलग करना है। तो उसके लिए कौन सा मेथड है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। को पता है कैसे करते हैं? देखिए मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले हम फिल्टर करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूँ। सबसे पहले बेटा हम यहाँ पे फिल्ट्रेशन करते हैं। इसका मतलब ये हमारा एयर है, ठीक है, और यहाँ पे हमने फिल्टर किया है। क्या फिल्टर किया? डस्ट पार्टिकल्स जो एयर में है, वहाँ से एयर से हमने डस्ट पार्टिकल्स फिल्टर किया। अब फिल्टर होने के बाद ये एयर को हम लोग, ठीक है बेटा, कंप्रेसर में डालेंगे। कंप्रेसर जो क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, ठीक है। तो अभी हम जानते हैं बेटा, जब हम एयर को कंप्रेस करते हैं, जब गैस को कंप्रेस करते हैं तो क्या बनता है, लिक्विड बनता है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं बेटा, कंप्रेस कर रहे हैं। और जब हम कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, वहां से जनरेट होगा हॉट एयर, क्योंकि जैसे प्रेशर आप अप्लाई करोगे, कंप्रेस करने के लिए प्रेशर अप्लाई करोगे, प्रेशर अप्लाई करोगे तो हीट बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो वो गर्म होने लगेगा, तो गर्मी बढ़ जाएगी। तो क्या करेंगे, अभी हॉट एयर को, ठीक है, एक हम रिजर्वायर से क्रॉस कराएंगे, जिसके अंदर इस तरह कॉइलिंग फॉर्म में कोल्ड वाटर होगा। मतलब मान लो यहाँ से हम, ये इनलेट है, यहाँ से मैं कोल्ड वाटर दे रहा हूँ, और कोल्ड वाटर इसमें घूम के यहाँ से कोल्ड वाटर निकल गया। तो कोल्ड वाटर यहाँ से इन और यहाँ से आउट हो गया। तो यहाँ कोल्ड वाटर यहाँ पे रहने से क्या हो गया, इसके अंदर जो हॉट एयर थे, ये जो एयर थे हॉट एयर, अब वो कैसे हो गए, अब वो एयर कोल्ड हो चुके हैं, कोल्ड एयर, बराबर, ठीक है, एयर अभी कोल्ड हो चुका है। और बेटा हम जानते हैं जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कंप्रेस करते हैं तो वो सॉलिड बन जाता है, ड्राई आइस, है ना, ड्राई आइस। मैंने आपको मैटर इन आवर सराउंडिंग में बताया है बेटा, इवेपोरेशन वाले में, सॉरी इवेपोरेशन बोल रहा हूँ मैं, जब मैंने आपको कंप्रेसिबिलिटी बताई है तो मैंने वहाँ पे आपको बताया है कि किस तरह हम गैस को जब कंप्रेस करते हैं तो वो क्या बन जाता है, ड्राई आइस बन जाता है, बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है। और स्पेस में भी वो ड्राई आइस का इस्तेमाल हम AC जैसा करते हैं, ठीक है, जो CO2 वो छोड़ते हैं ऑक्सीजन लेने के बाद, उस CO2 का इस्तेमाल किस में करते हैं, ड्राई आइस में, जिससे पूरा वो स्पेस क्राफ्ट ठंडा रहता है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे भी क्या होगा, तो इसलिए क्या कर देंगे हम, यहाँ से CO2 को निकाल देंगे, सेपरेट कर देंगे। तो यहाँ पे हम इस तरीके से
ये मान लीजिए इस तरीके से आया यहाँ पे। अब हमने क्या किया बेटा, यहाँ से CO2 को, ड्राई आइस को हमने अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया, ठीक है। CO2 को निकाल देंगे क्योंकि ब्लॉकेज ना हो जाए, पाइप में ड्राई आइस बन जाएगा तो ब्लॉकेज हो जाएगा। अब हमारे बाकी के जो गैस बच गए, उन गैस के लिए अलग अलग मान लो कॉलम बना दो। नाइट्रोजन जो मेन है हमारा मेजर गैस, जहाँ सबसे ज़्यादा जिस क्वांटिटी में वो 3 है, ठीक है। तो भाई मैं बोलूँ तो इसकी जो है बॉइलिंग पॉइंट वो है -196 डिग्री सेल्सियस, इसकी है -186 डिग्री सेल्सियस और इसकी है -183 डिग्री सेल्सियस। तो बेटा तीनों का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट है। सबसे ज़्यादा किसका है, तो सबसे ज़्यादा इसका होगा क्योंकि ये माइनस में सबसे कम है तो ज़्यादा हो गया इसकी बॉइलिंग पॉइंट। सबसे कम किसका है, नाइट्रोजन का है। तो बेटा इतना कम है, माइनस में, सोचो ना बॉइलिंग पॉइंट कम, क्योंकि बेटा गैस है ना, गैस कैसे बॉयल हो सकता है, तो इसलिए उसको माइनस में टेम्परेचर रखा गया, एकदम कम, मतलब उसको कूल करोगे आप, ठीक है। तो हम क्या करेंगे फिर इसको भाई गर्म करेंगे, है ना, हीट देंगे। तो जब हीट देंगे तो जिसका सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा, है ना, जिसका सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट नाइट्रोजन का है, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि माइनस में ज़्यादा है, तो जिसका सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा वो पहले इवेपोरेट हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे फ्रैक्शन डिस्टिलेशन में जो पहले इवेपोरेट हुआ था उसको अलग कर लिया था। सॉरी, याद रखिएगा इसको जो है ना, ये इतना छोटा एपरेटस नहीं रहता है, बहुत बड़े बड़े कॉलम होते हैं, बहुत बड़े बड़े कॉलम होते हैं, उसमें होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब गूगल पे एक बार सर्च मार के उस प्लांट को देख लेना चाहिए। तो बहुत बड़े बड़े होते हैं बेटा जो होते हैं कॉलम उसके। तो उस कॉलम में इस तरीके से जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगी वो पहले बॉयल होगा, जिसकी ज़्यादा होगी वो लेट से बॉयल होगा, और फिर इस तरह तीनों भी गैस को हम क्या कर देंगे, अलग कर देंगे, और इस तरह तीनों को हम लिक्विड फॉर्म में अलग अलग कर देंगे। क्यों? क्योंकि जो बेटा ऑक्सीजन होता है उसी एयर से हम ऑक्सीजन को निकालते हैं, जिसका इस्तेमाल आज हॉस्पिटल में हो रहा है। आज सिचुएशन जो है बेटा, कोविड का सिचुएशन है ना, प्रॉब्लम पूरी दुनिया झेल रही है, जिसमें ऑक्सीजन की डिफिशियंसी की वजह से कितने लोग मर रहे हैं ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से। वो ऑक्सीजन उसी एयर से निकाला जाता है और इसी मेथड से निकाला जाता है। सोचो ये मेथड कितना इंपॉर्टेंट है। और वहीं से नाइट्रोजन गैस निकाला जाता है, जिसका खाद बनता है, फर्टिलाइजर, जो हम अपने फसलों में, अपने क्रॉप्स में डालते हैं, जिससे खेती होती है ना, चावल की खेती, गेहूं की खेती जो हम खाते हैं बेटा नॉर्मली, तो वहाँ इसका यूज़ होता है। सोचो कितना ज़्यादा यूज़ है। आर्गोन गैस, जो हमारा लाइट है, इलेक्ट्रिक बल्ब जो है हमारा, उसके अंदर आर्गोन गैस डालते हैं बेटा हम। तो ये सारी चीज़ का बहुत सारा एप्लीकेशन है, और ये सब हम कहाँ से मिल जाता है, एयर से, क्योंकि एयर बहुत चीपेस्ट सोर्स है, बहुत सस्ता है, फ्री में मिलता है, खरीदना नहीं पड़ता है ना। इसलिए एयर से ये मेथड का यूज़ करके हम इन गैस को अलग करते हैं। तो बेटा इसी के साथ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर का टॉपिक मैंने कंप्लीट किया। पूरी तरह हमारा सेपरेशन ऑफ मिक्सचर जो हो गया बेटा खत्म हो गया। और सेपरेशन ऑफ मिक्सचर के साथ साथ भी अब इस लेसन में कुछ रहा नहीं, और तो ये लेसन भी समझो अभी कंप्लीट हो गया हमारा पूरा सेपरेशन ऑफ मिक्सचर को लेके। ये लेसन भी हमारा क्या हो गया बेटा, पूरी तरह कंप्लीट हुआ। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट लेसन के साथ। ओके, गुड बाय।